Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the chapter 4 of class 9th English book Beehive, and the chapter is named as A Truly Beautiful Mind. This chapter is a sort of biography about the famous physicist Albert Einstein, and for the convenience this chapter is divided into two parts. In this video we will cover its first half. So let's start without any delay. Stay tuned with us till the end. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका ये ओवरलीफ जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? तो आपको क्या समझ में आता है, आप क्या सोचते हैं जब आप इस वर्ड को सुनते हैं जीनियस। Who is a genius? जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? आपको क्या लगता है एक जीनियस में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. Took the world by storm एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है to be popular. तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जो 100 years ago, लगभग 100 years ago बहुत पॉपुलर हो गए थे और बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. तो 1905 की समर्स में ये जो जर्मन सिविल सर्वेंट थे 26 इयर्स ओल्ड के, इन्होंने क्विक सक्सेशन मींस फॉलोइंग वन अनदर एट शॉर्ट इंटरवल्स, यानी एक के बाद एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग जो पेपर्स हैं वो पब्लिश किए। ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स मींस ओरिजिनल पेपर जो इंट्रोड्यूस करते हो न्यू आइडियाज और मेथड्स। तो इन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स जो है क्विक सक्सेशन में यानी जल्दी जल्दी एक के बाद एक पब्लिश किए, वो भी किस किस के बारे में? अबाउट लाइट के बारे में, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के बारे में एंड एनर्जी के बारे में। His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. Cosmos means the universe seen as a well-ordered whole. Cosmos को आप हिंदी में ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। तो उनका ये जो वर्क था वो एक साइंटिफिक जर्नल्स में लगभग शायद कुछ ही पेजों में पब्लिश हुआ, लेकिन changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. लेकिन इन कुछ ही पेजेस ने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस के बारे में वो हमेशा के लिए चेंज हो गई and transformed the name Einstein into a synonym for genius. और जो आइंस्टीन का जो ये नाम था, जो आइंस्टाइन का जो नाम था, वो जीनियस का एक सिनोनिम बन गया। यानी अगर हम किसी वर्ड को कहते हैं, जीनियस को कहते हैं, तो उसका सिनोनिम हो गया आइंस्टाइन। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Reigns means rule, यानी उनकी डेथ के 50 years बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जो जीनियस है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अभी भी रूल करते हैं, यानी उन्हीं का राज चलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो चलिए आई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein जो है एक जर्मन सिटी ऑफ उल्म जो है उसमें 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए विदाउट एनी इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स सिग्नल एंड destined for greatness means bound for, meant for and headed for greatness। और बिना किसी सिग्नल के, यानी कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जिससे जिस समय वो पैदा हुए, जिस समय वो बॉर्न हुए कि ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो भविष्य में बहुत ग्रेट या बहुत महान बनने वाले हैं। वो इसी वजह से वो पैदा हुए हैं, इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं था। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Contrary means opposite या entirely different, and freak means a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. On the contrary, और इसके अपोजिट क्या हुआ?
जो उनकी मदर थी वो सोचती थी कि जो अल्बर्ट है वो फ्रीक है, यानी वो अनयूजुअल पर्सन है और दूसरे लोगों की तरह से बिहेव नहीं करते और उनकी तरह से दिखाई भी नहीं देते और उनकी तरह से और लोगों की तरह से थिंकिंग भी नहीं है, यानी उनकी थिंकिंग है, उनका जो बिहेव है वो और लोगों के कंपैरिजन में कुछ अलग था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनकी मदर को लगता था कि जो आइंस्टाइन का जो हेड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी नॉर्मल जितना हेड होता है लोगों का उससे कुछ ज्यादा बड़ा है। Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems rarely authentic. ऑटो न्यूगबर्ग, अब ये कौन है? ये एंशियंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन है जिन्होंने एक बार इस बॉय आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताई, जिस स्टोरी को उन्होंने कहा लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है ओल्ड स्टोरी, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स रियल या जेन्युइन। लेकिन ये जो स्टोरी इन्होंने आइंस्टाइन के बारे में बताई ये कुछ रियल लगती है, बिल्कुल रियल लगती है। एज ही वाज ए लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड। जो आइंस्टाइन है वो लेट टॉकर थे, यानी देर से बोलना सीखे थे। नॉर्मली जिस एज में बच्चा बोलना सीख जाता है उससे वो काफी बाद में बोलना सीखे, तो इस वजह से जो उनके पेरेंट्स थे वो वरीड हुए, उनको चिंता हुई। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट he broke his silence to say, खैर फाइनली सपर टेबल पर, सपर यानी डिनर टेबल पर, एक रात जो आइंस्टाइन है उन्होंने अपनी ब्रोक हिज साइलेंस यानी चुप्पी को तोड़ा, यानी एक दिन वो बोले। अब वो क्या बोले? द सूप इज टू हॉट। आइंस्टाइन बोलते हैं कि सूप बहुत ज्यादा हॉट है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। greatly relieved, relieved means happy that something unpleasant has not happened or has ended, यानी उनको बड़ा रिलीफ मिला। तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं आइंस्टाइन से कि इन्होंने इससे पहले कोई वर्ड आज तक क्यों नहीं बोला। तो एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं बिकॉज बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। वो कहते हैं क्योंकि इससे पहले सब कुछ जो चीज थी ना वो ऑर्डर में थी, यानी सब जो अरेंज थी ऑलरेडी, इसे उनको कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. अब उनकी एज हो गई 2.5, लेकिन अभी भी जो आइंस्टाइन थे वो बोलते ही नहीं थे, यानी बोलना ही नहीं सीखे थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो ही uttered का मीन्स स्पोक, और वो हर चीज को 2 बार बोलते थे। Einstein didn't know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. Einstein didn't know. Einstein नहीं जानते थे what to do with other children, कि दूसरे बच्चों के साथ उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, और उनके जो प्लेमेट्स हैं, उनके साथ जो बच्चे खेलते थे वो उनको कहते थे ब्रदर बोरिंग, यानी आइंस्टाइन का नाम उन्होंने रख दिया था ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself much of the time. इससे जो यंगस्टर यानी जो आइंस्टाइन थे वो अपने साथ ही ज्यादातर वक्त बिताते थे और अपने साथ ही वो खेलते रहते थे, यानी अपने में ही व्यस्त रहते थे, वो किसी दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उनको एस्पेशली जो है मैकेनिकल टॉयज ज्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हिज हर व्हील्स। अब जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी माजा, जिसका नाम था माता, उनको उन्होंने देखा, आइंस्टाइन ने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर जो है माजा, उनको देखकर वो कहते हैं फाइन, ये अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. Wouldn't matter means wouldn't make a difference. उनके जो हेडमास्टर थे आइंस्टाइन के, एक बार उन्होंने उनके फादर को बोला कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वुडंट मैटर मीन्स कोई, इससे कोई फर्क नहीं आएगा कि वो क्या प्रोफेशन चूज करते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो हेडमास्टर जो है उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो कहते हैं ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये जो आइंस्टाइन है ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या प्रोफेशन चूज करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6।
अब आइंस्टाइन ने वायलिन सीखना स्टार्ट किया 6 इयर्स की एज पर, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि ऐसा उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन को सीखें। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड amateur violinist, maintaining his skill throughout this his life। और उन्होंने बाद में वो क्या हुए, एक गिफ्टेड एमेट्योर वॉयलिनिस्ट बने। एमेट्योर मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन ए प्रोफेशन। और उन्होंने शौकिया तौर पर जो है गिफ्टेड यानी ब्रिलियंट एमेट्योर वॉयलिनिस्ट बने, जो अपने शौक के लिए, अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वॉयलिन बजाया करते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट दिस लाइफ, और उन्होंने अपनी इस स्किल को, यानी जो वॉयलिनिस्ट थे वो जो वॉयलिन बजाना उन्होंने सीखा था, इस स्किल को वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इस स्किल को मेंटेन करके रखा। But Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil means a child or young person at school. लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बैड pupil नहीं थे, यानी बैड स्टूडेंट नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. और वो अपने हाई स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया म्यूनिक में, जहां आइंस्टाइन की फैमिली मूव कर चुकी थी, यानी मूव करके म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 मंथ्स ओल्ड थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उन्होंने वहां पर लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation means order or discipline taken to an extreme, and clashed means to fight, argue or disagree. आइंस्टाइन को स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो डिसिप्लिन था, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और उनके जो टीचर्स के साथ अक्सर जो है क्लैश हुआ करते थे, यानी आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे। At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. और 15 इयर्स की एज पर आइंस्टाइन को इतना स्टिफल्ड फील हुआ। स्टिफल्ड मींस अनेबल टू ब्रीथ और सफोकेटेड, यानी उस स्कूल में इतनी सफोकेशन उनको फील हुई कि उन्होंने जो है स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. The previous year और last year, यानी जो बात हो रही है इस समय हमारी, उससे एक साल पहले अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने कहाँ मूव किया, वो पहले कहाँ थे, म्यूनिक। म्यूनिक से उन्होंने मिलान को मूव किया और अपने सन को यानी आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. After prolonged discussion, prolonged means continuing for a long time, और बहुत लंबे समय तक डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की इच्छा हुई कि वो अपनी एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पूरा करें। ये स्विट्जरलैंड को जर्मन स्पीकिंग कहा गया है क्योंकि स्विट्जरलैंड में जर्मन बोली जाती थी। इन ए सिटी, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा शहर था विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। लिबरल मींस विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, जो म्यूनिक के कंपैरिजन में दूसरों की अंडरस्टैंडिंग समझता था और दूसरों की जो ओपिनियंस होती है, यानी लोगों की जो ओपिनियंस थी उसको रेस्पेक्ट करता था, यानी म्यूनिक के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल था। तो आइंस्टाइन चाहते थे कि वो अपनी एजुकेशन को स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करें। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टाइन जो है हाईली गिफ्टेड थे, यानी ब्रिलियंट थे मैथमेटिक्स में, और उनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। और स्कूल को फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में स्टडी को कंप्लीट करेंगे। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलनस mustache. Appealed means attracted and created interest, and dashing means stylish and attractive. और यहाँ पर वॉलरस मुस्टैच का मीन्स है ए लॉन्ग थिंग मुस्टैच दैट हैंग्स डाउन एट बोथ साइड्स ऑफ द माउथ। लेकिन साइंस ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था
जो इस डैशिंग यंग मैन को यानी स्टाइलिश यंग मैन को अट्रैक्ट करता था। और ये यंग मैन कैसा था? जिसकी मुस्टैचेस वॉलरस टाइप की थी, यानी जो इनकी मुस्टैच थी वो उनके माउथ के दोनों तरफ जो है हैंग करती थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. अब उनका स्पेशल इंटरेस्ट होने लगा एक फेलो स्टूडेंट में जो उनके साथ में पढ़ती थी, फेलो स्टूडेंट जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। और इनको ये समझते थे कि ये क्लेवर क्रिएचर है। क्लेवर क्रिएचर का मतलब है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये मिलेवा मैरिक जो है आइंस्टाइन को क्लेवर क्रिएचर यानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लगती थी। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. This young Serb, सर्ब को कहा जाता है a person born or living in सर्बिया। तो जो मिलेवा मैरिक थी वो सर्बियन थी, यानी सर्बिया को बिलोंग करती थी, और ये स्विट्जरलैंड आई। अब क्यों आई? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक की, वो यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज में एक थी जहां पर विमेन को डिग्रीज मिल सकती थी, यानी जो विमेन है अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकती थी और डिग्री ले सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। एली मीन्स ए फ्रेंड और एन एसोसिएट। अब आइंस्टाइन को मिलेवा में क्या लगा? आइंस्टाइन को मिलेवा में लगा कि वो उनके फ्रेंड जैसी हैं और वो फिलिस्टाइंस जैसी नहीं है। अब ये फिलिस्टाइंस कौन? फिलिस्टाइंस का मतलब है ए वर्ड यूज disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और music। तो उनको लगता था ये जो मिलेवा मैरिक है उनको फ्रेंड की तरह लगती थी, जो फिलिस्टाइंस बिल्कुल नहीं थी। और फिलिस्टाइंस कौन लगते थे उनको? दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, और at odds का मीन्स इन conflict और to disagree। तो उनकी फैमिली में, आइंस्टाइन की फैमिली में कुछ लोग थे और यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ उनका हमेशा डिसआर्ग्यूमेंट होता था, डिसएग्री होते थे। ऐसे लोगों को फिलिस्टाइन कहा गया है, जो मिलेवा मैरिक बिल्कुल भी नहीं लगती थी। द कपल फॉर फेल इन लव। अब ये जो कपल थे आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक, इनको प्यार हो जाता है। लेटर्स सर्वाइव इन which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Tenderness means a feeling of concern, gentle affection और warmth। अब ऐसे लेटर आज भी सरवाइव करते हैं जिनमें इन्होंने यानी मिलेवा और आइंस्टाइन ने अपने अफेक्शन को यानी अपने प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, यानी उन्होंने अपने लेटर लिखे। और किस तरह से लिखे? साइंस को टेंडरनेस के साथ यानी बड़े अफेक्शन के साथ मिक्स करके उन्होंने लेटर को लिखा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो एक एग्जांपल देखिए, आइंस्टाइन लिखते हैं, कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितना हैप्पी और मैं कितना प्राउड फील करूंगा व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी। अब एक्चुअली में रिलेटिविटी जो है एक साइंटिफिक टर्म है, एक फिजिक्स का वर्ड है, फिजिक्स का टर्म है जिसको उन्होंने अपने और मिलेवा जी के जो बीच की रिलेशन है उससे कंपेयर किया है। ठीक है, यानी अपने और मिलेवा के बीच के रिलेशन को नाम दिया है उन्होंने रिलेटिविटी का, जो एक्चुअल में फिजिक्स का टर्म है। तो वो कहते हैं कि कितना हैप्पी और कितना प्राउड मैं फील करूंगा जब हम दोनों अपने वर्क को, जो रिलेटिविटी है, उसको विक्टोरियस कंक्लूजन तक ले जाएंगे। यानी हमारे बीच का जो रिलेशन है उसको हम विक्टोरियस कंक्लूजन तक ले जाएंगे। यहाँ पे आप विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब आप मैरिज से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कपल को प्यार हो जाता है तो ये कहते हैं हम अपने बीच की जो रिलेशन है उसको विक्टोरियस कंक्लूजन तक ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका पार्ट 1 हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।